तो सप्लाई से स्टार्ट कर रहे हैं। सप्लाई का सेक्शन 7 है, उसका सब सेक्शन 1A हमें बताता है कि क्या एसेंशियल्स हैं सप्लाई कंस्टिट्यूट करने के लिए। इसमें बेस्ट LDR होता है। बेस्ट मतलब बार्टर, एक्सचेंज, सेल, ट्रांसफ़र, लीज, लाइसेंस या फिर कुछ और, जिससे बेसिकली हम सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम कुछ सेल कर रहे हैं किसी और जने को, उसके बदले में हम कंसिड्रेशन ले रहे हैं और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए। अब इन दोनों के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर 7(1)AA बात करता है कि अगर कोई इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है जैसे कि क्लब, अगर वो गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहा है अपने मेंबर को और वो कंसिड्रेशन ले रहा है उस चीज़ की, तो वो सप्लाई होगा। बट अगर वो कंसिड्रेशन नहीं ले रहा तो वो सप्लाई में कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। उसके बाद 7(1)B और 7(1)C हमें बताते हैं कि इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस है, इसमें गुड्स की बात नहीं हो रही। अगर तो हमने इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस की है कंसिड्रेशन के लिए, तो सप्लाई होएगी, चाहे वो बिज़नेस पर्पस के लिए हो चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो। अब यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था कि बिज़नेस पर्पस के लिए हो तभी वो सप्लाई बनेगी। इसकी एक्सेप्शन है ये कि यहाँ पे अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए भी हुई, अगर तुम्हारी इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस अगर वो कंसिड्रेशन के लिए है तो वो हमेशा सप्लाई होएगी, चाहे वो बिज़नेस पर्पस के लिए हो चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो। और यहीं पे ही अगर वो विदाउट कंसिड्रेशन है तो अनरिलेटेड, पहले हम चेक करेंगे कि रिलेटेड पार्टी है कि अनरिलेटेड पार्टी है। अगर तो अनरिलेटेड पार्टी है तो वो नॉट सप्लाई है। बट अगर यही रिलेटेड पार्टी है तो हम उसमें भी चेक करेंगे उसके बाद कि अगर बिज़नेस पर्पस है, अगर तो बिज़नेस पर्पस है तो सप्लाई हो गया। बट अगर पर्सनल पर्पस है तो ये सप्लाई नहीं होगा। ऊपर हमने पढ़ा कि कंसिड्रेशन था, पर्सनल पर्पस था, तब भी ये सप्लाई है। बट नीचे हमने पढ़ा कि यहाँ पे कंसिड्रेशन ही ले रहे और यहाँ पे पर्सनल पर्पस के लिए हो रहा है और रिलेटेड पार्टी है। अब रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में कुछ चीज़ें आती हैं, उसमें ये होता है कि अगर तो वो डिपेंडेंट है, पेरेंट हो चाहे तुम्हारा ब्रदर हो चाहे सिस्टर हो, अगर तो वो डिपेंडेंट है तो वो रिलेटेड पार्टी है। अगर वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो तुम्हें किसी भी, तुम्हारी उसे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहायता नहीं है, वो अपना इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, जो फेमिनिस्ट जो भी लोग बोलते हैं मतलब, हाँ तो वो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल 1 की। शेड्यूल 1 में ट्रिप इसकी बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है, ये सप्लाई है जो विदाउट कंसिड्रेशन है। अब हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस विदाउट कंसिड्रेशन है, तो हम पहले चेक करेंगे क्या वो रिलेटेड पार्टी के बीच में है अनरिलेटेड पार्टी के बीच में। अगर तो अनरिलेटेड पार्टी के बीच में है तो हम उसे सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे। पर अगर वो रिलेटेड पार्टी के बीच में है तब हम उस पर चेक करेंगे कि वो बिज़नेस पर्पस के लिए तो हम उसे सप्लाई मानेंगे, वरना हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे अगर वो पर्सनल पर्पस के लिए है। अब ट्रिप में होता है कि हम ट्रांसफ़र या डिस्पोज कर रहे हैं, ये वही बेस्ट LDR है। LD से डिस्पोजल, T से ट्रांसफ़र, बेस्ट का T वो और D ये। फिर परमानेंट नेचर का होना चाहिए और बिज़नेस एसेट होना चाहिए यहाँ पे कहीं, हाँ ये बिज़नेस एसेट का होना चाहिए। ये ऐसी भी कोई एसेट नहीं, तुम्हारा बिज़नेस का कोई एसेट है, तुम उसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो ट्रांसफ़र तुम्हारा परमानेंट नेचर का है और उस ट्रांसफ़र में तुम ITC अवेल कर चुके हो। अगर तो ITC अवेल नहीं किया है, तो ITC अवेल नहीं किया है, ब्लॉक्ड है, तो वो सप्लाई नहीं होगा। और अगर वो परमानेंट नेचर का नहीं है तो भी वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब R की बात करते हैं। R में आता है रिलेटेड पार्टी में वही है, इंडिपेंडेंट होगा तो सप्लाई नहीं होगा। रिलेटेड पार्टी में स्पाउस और चिल्ड्रंस हमेशा ही तुम्हारे रिलेटिव पर्सन होंगे। तब पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, ये ओनली व्हेन डिपेंडेंट में आएगा। इसी में हम एक और चीज़ की बात करेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि तुम्हारी दो एंटिटी है, एक तुम्हारी मुंबई में है, एक तुम्हारी ब्रांच है बेसिकली तुम्हारे ऑफिस की, एक मुंबई में है एक पुणे में है। ये स्टेट महाराष्ट्र है, बट दूसरी स्टेट में भी हो सकती है। अगर तो इनकी अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे सेपरेट है, यहाँ पे सेपरेट रजिस्ट्रेशन है, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया। बट अगर इनकी एक ही रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाए, ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएगा। अगर इनकी एक रजिस्ट्रेशन है तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। अगर इनकी सेपरेट है कि मुंबई की अलग है पुणे की अलग है, तो ये डिस्टिंक्ट पार्टी में, हम इसे डिस्टिंक्ट पार्टी मान लेते हैं। अब इनके बीच में स्टॉक ट्रांसफ़र होता है, एक ब्रांच या अकाउंट्स में बढ़ते हैं कि ब्रांच हेड ऑफिस से हमें माल आया, तो हम उसे बेसिकली सप्लाई कंसीडर करेंगे, हम उसे सप्लाई कंसीडर करते हैं।
और विदाउट कंसिड्रेशन होएगा। और ये हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में भी कुछ बात करेंगे बेसिकली। और यही उसका एग्जांपल गिवन है। अच्छा, इससे क्वेश्चन आ रखा है, इफ़ नॉट बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, सेम रजिस्ट्रेशन है तो वो सप्लाई नहीं होगा। वही बात है कि अगर तुम्हारा स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर वो सिंगल रजिस्ट्रेशन वाला है, मतलब उसे डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानेंगे। तो अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं है तो हम उसे सप्लाई ही नहीं मानेंगे। विदाउट कंसिड्रेशन हो रहा है यहाँ पे, ये विदाउट कंसिड्रेशन है इधर, कि तुम्हारा स्टॉक ट्रांसफ़र जो हो रहा है ना, ये विदाउट कंसिड्रेशन है। विदाउट कंसिड्रेशन हो रहा है, विदाउट कंसिड्रेशन हो रहा है, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में नहीं हो रहा। ये सेम रजिस्ट्रेशन, नॉट बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, यहाँ पे सेम रजिस्ट्रेशन है। और जब सेम रजिस्ट्रेशन होती है तो मुझे डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं मानते, ये सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। अब इस पर क्वेश्चन आए हुए हैं, वो देख लेते हैं। ये वाला बाद में है, ये वाला पार्ट। तो नीचे हाँ ये है कि हमने एक बिजनेस एसेट बेचा, बिजनेस एसेट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट बेचा, विदाउट कंसिड्रेशन बेचा, ठीक है। नो इनपुट टैक्स हैड बीन अवेल्ड, अरे इनपुट टैक्स नहीं ले रखा भाई ने। अगर इसने आईटीसी नहीं ले रखा तो बेसिकली ये सप्लाई नहीं है। अगर उसने ले रखा होता आईटीसी तो हम इसे सप्लाई मान लेते, बट इसमें इसने आईटीसी नहीं लिया तो ये सप्लाई नहीं होगा। अब ये है कि ट्रांसफर ऑफ गुड, इसमें इंट्रास्टेट नहीं देखेंगे हम, इंट्रास्टेट हम बात करेंगे सिर्फ ट्रांसफर ऑफ गुड की है। ट्रांसफर ऑफ गुड किया है इसने ब्रांच ऑफिस को, और बोथ अंडर सेम GSTIN है। अब सेम GSTIN है तो वही बात हो गई कि डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है। अगर डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है तो ये सप्लाई ही नहीं है, और सप्लाई नहीं है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड ही नहीं होगा ये। उसके बाद वापस इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के बारे में बात करते हैं एक और बार, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें ये भी है कि रिलेटेड पार्टी में तुम्हारा एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया भी आता है, वो भी हम उसे रिलेटेड पार्टी मानते हैं। अब बिज़नेस है, बिज़नेस पर्पज़ के लिए रिलेटेड पार्टी, वही वही विदाउट कंसिड्रेशन में हमने पढ़ा था कि अनरिलेटेड पार्टी पहले रिलेटेड अनरिलेटेड पार्टी चेक करते हैं। अगर तो रिलेटेड है तो हम आगे चेक करेंगे, अगर अनरिलेटेड है तो वो सीधा सीधा सप्लाई नहीं माना जाएगा, उसे सप्लाई नहीं कंसिडर करेंगे। पर अगर वो रिलेटेड पार्टी है तो हम फिर से सब चेक करते हैं। ये टेस्ट 2 होता है, ये टेस्ट 1 होता है, ये फर्स्ट टेस्ट होता है, ये सेकंड टेस्ट होता है। पहले हम चेक करते हैं वो रिलेटेड पार्टी है कि नहीं है। दूसरा फिर हम अगर तो यहीं पे अनरिलेटेड है तो सप्लाई नहीं होगा। दूसरा फिर हम चेक करते हैं कि बिज़नेस पर्पस है कि पर्सनल पर्पस है। अगर तो पर्सनल पर्पस है तो सप्लाई नहीं होगा, पर अगर बिज़नेस पर्पस है तो सप्लाई ये कंसीडर कर लेते हैं। अब अगर तो कंसिड्रेशन का तो हमेशा सप्लाई होगा, वो मैटर नहीं करता तुम्हारा कि चाहे वो पर्सनल पर्पस हो, चाहे वो बिजनेस पर्पस हो, फलाना ढमकाना पर्पस हो, वो सप्लाई माना जाएगा। अब विदाउट कंसिड्रेशन में हाँ बोथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, बोथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फर्स्ट रिलेटेड पर्सन और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार आ रहा है। फिर उसमें ट्रिप में टीआ हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट वाला, आर से रिलेटेड पर्सन हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया, आई से इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस हो गया। अब पी से हम बात करेंगे प्रिंसिपल टू एजेंट। अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड सप्लाई करता है ऑन बिहाफ, अपने बिहाफ पे, एजेंट के प्रिंसिपल के बिहाफ पे, या फिर एजेंट कोई गुड रिसीव करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, और ये सप्लाई हो रहा है विदाउट कंसिड्रेशन, हाँ ये सप्लाई तभी माना जाएगा जब इनवॉइस जो है ना वो एजेंट के नाम पे रेज हुई है। अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे रेज हुई है तो वो सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर प्रिंसिपल के नाम पे रेज हुई है तो वो सप्लाई नहीं कंसीडर होती। अगर वो एजेंट के नाम पे हुई है, यहाँ पे एजेंट के नाम पे सप्लाई इन्वाइस बनी है, इन्वाइस का चैप्टर में इन्वाइस आ जाएगी, वरना इन्वाइस बेसिकली बिल होता है। तो बिल एजेंट के नाम पे बना है तो बस बेसिकली ये सप्लाई है। कस्टम इन द नेम ऑफ, हाँ अगर कस्टमर को तुमने बिल दिया वो नेम ऑफ प्रिंसिपल में दिया, नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, वही सेम चीज़ वापस, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल 2 की बात करते हैं। पहले हमने शेड्यूल 1 में पढ़ा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं वापस। शेड्यूल, ये पेंसिल को क्या होता है, 1 में हमने ट्रिप पढ़ा है बेसिकली, पेंसिल सही से नहीं चल रही बट ट्रिप पढ़ा है। टी से हमने ट्रांसफ़र ऑफ एसेट की बात की है, आज हमने रिलेटेड पर्सन, आई से इम्पोर्टेशन ऑफ सर्विस, ये 7(1)(b)(7)(1)(c) में भी हमने इसे देखा, और फिर पी से ये प्रिंसिपल टू एजेंट वाला हमने पार्ट देखा, प्रिंसिपल टू एजेंट वाला हमने पार्ट देखा। अब इसके बाद हम बात करते हैं शेड्यूल 2। इसमें ये चीज़ें हम क्लासीफाई करते हैं, इसमें क्लासीफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन गिवन है कि हम किस चीज़ को गुड मानते हैं, किस चीज़ को सर्विस मानते हैं। अब पहले गुड्स की बात करते हैं। हम ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है तो हम उसे गुड मानेंगे, लिक्विडेशन ऑफ एसेट है तो हम उसे भी गुड मानेंगे, और अगर कोई गुड है जो फॉर्म पार्ट कर रहा है बिजनेस एसेट का,
अगर वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम उसे भी गुड्स ही मानेंगे। अब सर्विसेज की बात करें तो कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं अदर पर्सन के, उसे हम सर्विस मानते हैं। अगर कोई टेम्परेरी है, अगर वहाँ पे हमने पढ़ा कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कोई टेम्परेरी नेचर का ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हुआ है तो हम इसे सर्विस मानते हैं, इसे गुड्स नहीं माना जाएगा। ये नॉन कम्पीट एग्रीमेंट होता है, ये जीएसटी के शेड्यूल 3 में भी है, तो हम इसे वहाँ पे भी कवर करेंगे थोड़ा, पर वहाँ इसके लिए अभी हटाता हूँ। अगर कोई जॉब वर्क है, ये हम आईटीसी में बात करेंगे, जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट है तो ये सर्विस होता है। या एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, ये सी एस पता नहीं क्या लिखा है। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, अगर कोई राइट है या रेंट कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है कि तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है जो जैसे तुम पे पेटेंट है, कोई कॉपीराइट है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो तुम देख नहीं सकते, मूवेबल ऐसे इमूवेबल टाइप नहीं है वो ट्रांसफ़र हो जाती है, उसे हम सर्विस का वो कहते हैं। अब इधर हम हर जगह ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल की बात कर रहे थे, ये टेम्परेरी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ पे हमने टेम्परेरी ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल पढ़ा। अब यहाँ पे हम ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस बोल रहे हैं कि हमने बिजनेस ही ट्रांसफ़र कर दिया और गोइंग कंसर्न के बेसिस पे किया है, तो हम इसे एग्जेम्प्ट मानते हैं। ठीक है। अब शेड्यूल 3, ये ना तो गुड्स होते हैं ना ही ये सर्विस होते हैं और इन पे कहीं से भी जीएसटी नहीं लगता। इसे एग्जाम्प्ट तो नहीं बोलेंगे बट इस पर जीएसटी नहीं लगता है, नेगेटिव लिस्ट में आता है। हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये शेड्यूल 3 की आइटम है। हम जब आंसर लिखेंगे तो हम उसमें सीधा एग्जाम्प्ट ऐसे नहीं लिख सकते कि इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, हमें आइडेंटिफाई करके उसे बताना पड़ेगा कि ये शेड्यूल 3 की आइटम है, शेड्यूल 3 की लिस्ट में आता है। तो इसमें पहली चीज़ ये होती है कि कोई एम्प्लॉयर ने सर्विस दी है एम्प्लॉयर को और उन पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, मतलब रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, वो एम्प्लॉयमेंट के रिलेशनशिप में थे। ऐसे नहीं कि तुमने किसी पास्ट एम्प्लॉयर ने किसी पास्ट एम्प्लॉयर को पैसा ऐसा दे दिया, ऐसे कुछ नहीं। अब इसमें प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन है, इस पर जीएसटी नहीं लगता, ये ना तो गुड्स है ना ये सर्विसेज है। नॉन कम्पीट फीस जैसे हमने पढ़ा ये सर्विस में आती है, शेड्यूल 2 में हमने देखा सर्विस में आती है, इस पर जीएसटी लगेगा। ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, ठीक है, नॉन कम्पीट फीस, इसीलिए इसे हम शेड्यूल 2 में भी पढ़ते हैं और शेड्यूल 3 में इसे बस इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे बात होती है जो सर्विस हम देते हैं एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर्विस बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल। अब कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है तो वो नेगेटिव लिस्ट में आएगी, उस पर ना वो गुड्स है ना सर्विस है ना उस पर कोई जीएसटी लगता है। वैसे तो ये सर्विस है बट कह देते हैं कि सर्विस नहीं है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये नेगेटिव लिस्ट में है। अब सर्विस बाय फ्यूनरल बरियल मॉर्चरी सीमेंट, अरे किसी की लाश है उसे जलाना है या रखना है तो उसकी, ये हॉस्पिटल में होती है, ये बरियल क्रिश्चियन लोग कहते हैं, फ्यूनरल हमारे उसमें होता है क्रिश्चियन के, मुसलमान भी कहते हैं, क्रिमिनेशन भी जलाना होता है, फ्यूनरल पे जाते हैं लोग, कभी देखा होगा। तो एमएलए, अगर कोई एमएलए और स्पेसिफाइड पर्सन एमएलए एमपी जैसे कोई नेता वेता हो गया, उसने कोई सर्विस दी तो हम उसको भी नेगेटिव लिस्ट में मानते हैं। और सेल ऑफ लैंड है, ये भी नेगेटिव लिस्ट में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ बिल्डिंग अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उस पर जीएसटी लगेगा, इसकी बात हम उसमें करेंगे वर्क कॉन्ट्रैक्ट में, वर्क कॉन्ट्रैक्ट टाइम इसकी बात करेंगे आईटीसी के चैप्टर में। ठीक है। उसके बाद एक्शनेबल क्लेम्स हैं, एक्शनेबल क्लेम्स पे जीएसटी नहीं लगता, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। एक्शनेबल क्लेम्स पे कोई जीएसटी नहीं लगता, ये नेगेटिव लिस्ट है, बट इसकी एक्सेप्शंस है, इसकी एक्सेप्शंस है और इसकी एक्सेप्शंस ये सारी है। अगर लॉटरी है, गैम्बलिंग है, बेटिंग है, कसिनो है, हॉर्स रेसिंग, ये हम टैक्स में भी पढ़ते हैं, डायरेक्ट टैक्स में, टैक्स तो ये भी है इनडायरेक्ट बस। डायरेक्ट टैक्स में हम हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब हम डायरेक्ट टैक्स में पढ़ते हैं, तो इन पे जीएसटी लगता है। ठीक है। जो जो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स में हमें पता है उन सब चीज़ों पे जीएसटी लगता है। कैजुअल इनकम आती है ये कैजुअल इनकम है। पर एक्शनेबल क्लेम, अगर सिर्फ ये लिखा है कि एक्शनेबल क्लेम है तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, कोई गलती से ये मत करना। ठीक है। उसके बाद अगर ग्रांट ऑफ एल्कोहलिक लिक्विड लाइसेंस है, एल्कोहल से रिलेटेड कुछ भी हुआ, कुछ भी कंजम्पशन मैन्युफैक्चर कुछ भी, उस पर जीएसटी नहीं लगता। नहीं, एक सेकेंड, सॉरी, उस पर जीएसटी लगता है, जो भी है अभी बाद में बात करते हैं। ग्रांट ऑफ एक्वालिक लिक्विड लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट दे रही है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता।
बाकी जीएसटी तो लगता ही है भाई, ऑब्वियसली उससे आधी इकोनॉमी चला रहे हैं लोग। इंटरस्टेट ट्रांसफर ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, ये क्वेश्चन होएगा, ये पक्का पास्ट ईयर का कोई क्वेश्चन है, तभी ऐसे लिखा हुआ है। अगर हम इंटरस्टेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना कन्वेंस के थ्रू और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता। अगर हम रिपेयर मेंटेन कर रहे हैं उसी कन्वेंस की, तो उस पर जीएसटी लगता है, ये नेगेटिव लिस्ट में आएगा। अगर इंटरस्टेट है, कन्वेंस के थ्रू है, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी। अभी एक्शनेबल क्लेम है, ऑब्वियसली जीएसटी नहीं लगेगा, इस पर कुछ और स्पेसिफाई मेंशन है नहीं, तो शेड्यूल 3 लिखना है हमें यहाँ पे, शेड्यूल 3 यहाँ मेंशन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बस बोल दिया जीएसटी नहीं लगता हो गया। उसके बाद अगर डिस्प्ले ऑफ नेम कर रहे हैं हम डोनेशन के टाइम में, अगर तो उसका एम पब्लिसिटी है या उससे हमें कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो उस पर हम जीएसटी लगा देंगे, वो सप्लाई भी कंसीडर हो जाएगा, बट उस पर आईटीसी नहीं मिलता। अब आईटीसी के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, ये तब मिलता है जब हम कोई परचेज़ करते हैं किसी चीज़ को, इनवर्ट सप्लाई करते हैं हम अपने उसमें, और इनवर्ट सप्लाई के थ्रू हम उसको आउटवर्ड सप्लाई करना चाहिए हमें उसे, बट हम उसे आउटवर्ड सप्लाई ना करके हम उसे डोनेट कर रहे हैं, और डोनेट से अगर हम उससे पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं, अगर तुमने कोई गुड्स यूज़ किए, तुमने परचेज़ की कोई गुड्स, और उसके बाद तुम उसे सेल ना करके उसे तुम पब्लिसाइज कर रहे हो, जिससे तुम्हारी कंपनी का ब्रांड नेम बन रहा है, तो ऑब्वियसली हम उसे सब, तुम्हें बेनिफिट तो मिल रहा है ना, सम काइंड ऑफ बेनिफिट तो है तुम्हारे लिए, तो वो सप्लाई में कंसीडर होता है, और आईटीसी हमारे लिए एक बेनिफिट होता है, ये हमें मिलता है, जिससे हमारी जीएसटी की टैक्स लायबिलिटी कम हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी हम इसे पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ टैक्स में। पर इस बस अभी के लिए इतना याद कर लो कि आईटीसी इस पर नहीं मिलता। अगर तो एम है नॉट एम टू पब्लिसिटी या फिर नो बेनिफिट डिराइव्ड, तो ना ये सप्लाई है ना इस पे जीएसटी लगेगा, और आईटीसी तो इस पे कभी मिलता ही नहीं है। जब भी डोनेशन है, डोनेशन यहाँ पे वर्ड याद कर लो बस, कि डोनेशन पे कभी भी आईटीसी नहीं मिलेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर अब हम नो क्लेम बोनस के बारे में पढ़ेंगे, ये इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड चीज़ होती है, इसे हम अगर हमने, चलो छोड़ उसी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ही करेंगे इसे। इस पर बेसिकली अभी के लिए इतना कर लो, नेगेटिव लिस्ट में है, इस पर जीएसटी नहीं लगता। फिर एक लिक्विडेटेड डैमेजेस है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है ऑब्वियसली। अच्छा, इन्होंने स्पेसिफाई करके पूछा था, इन्होंने ऐसे नहीं बोला था कि लिक्विडेटेड डैमेज है, इन्होंने ये बोला था कि कंसिड्रेशन है फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब नॉन परफॉर्मेंस वाला ना हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन कम्पीट फीस था यहाँ पे। नॉन कम्पीट फीस का हमें यही मतलब होता है कि नॉन परफॉर्मेंस है, तो चाहे तुम उसको लेके कर लो, पर यहाँ पे इसका मतलब लिक्विडेटरी डैमेज ही है, तो ये नॉट टैक्सेबल है। नॉट टैक्सेबल का मतलब वही, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ये नेगेटिव लिस्ट में आता है ना, ये सप्लाई कंस्टिट्यूट होएगा। और कोई चेक डिसऑनर हो गया, उस पर भी वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। अगर कोई पेनल्टी फॉर लॉ वायलेशन है, कोई लॉ को तुमने वायलेट किया, उस पर पेनल्टी लगा रहे हैं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर इंटरेस्ट या कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं, पर उस पर जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, उस पर टैक्स थोड़ी लेंगे, कुछ और चार्ज कर लेंगे वो। फिक्स कैपेसिटी चार्ज फॉर पावर, अगर तो तुमने पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, अगर तुमने फिक्स कैपेसिटी चार्ज फॉर पावर, ये कॉस्टिंग में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ से बेसिकली समझ के इसे बस ये याद कर लो कि टैक्सेबल नहीं होता। अब तुम ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कि फॉर फीचर फॉर ऑफ एडवांस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तुम एडवांस जो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के उसमें फॉर फीचर कर रहे हो, तुम्हें एडवांस मिला और पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, इसलिए अब वो एडवांस तुम वापस कर रहे हो, बेसिकली रिफंड कर रहे हो, इसे लिखा ऐसे हुआ है इन्होंने, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। अगर तो लेट पेमेंट ऑफ फीस है, यहाँ ऊपर हमने पेनल्टी की बात की थी, यहाँ हम फीस की बात कर रहे हैं, ये अलग अलग होता है, ये फिर से हम पेमेंट ऑफ टैक्स के उसमें पढ़ेंगे। इसको हम ओनली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से इनकी पेमेंट हो सकती है, क्रेडिट लेजर से नहीं हो सकती। तो बेसिकली फ़ीस पे हम टैक्स लगा देते हैं, इस पर जीएसटी लग जाता है, पर पेनल्टी पे कोई जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। और ये एक और है कि अमाउंट रिसीव्ड है ऑनरेरियम फॉर पार्टिसिपेटिंग एज अ गेस्ट एंकर ऑन टीवी शो। हाँ, तुम टीवी शो पे एज अ गेस्ट एंकर गए हो। अब इसमें बेसिकली जो ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आया हुआ, बट इन्होंने ना ये बुक में कहीं मेंशन है ना कुछ है, बट क्वेश्चन के आंसर में, सजेस्टेड आंसर में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ना तो ये एग्जाम सप्लाई है, ना ये शेड्यूल 3 में कवर हो रहा। इन्होंने जो शेड्यूल 3 की आइटम्स हैं
ना ही उसमें कवर हुआ है, ना जो एग्जाम सप्लाई का चैप्टर है उसमें ये चीज़ कवर्ड है कहीं पे। तो इन्होंने हैंस बस ऐसे ही कि बस टैक्सेबल दिखाना था और उसमें नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली भाई कि हमने जो लिस्ट दी है बस उतनी याद करो, वो याद करनी पड़ेगी, उसका कुछ नहीं कर सकते। अब वही कंसिडरेशन फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो लिक्विडेटेड है, मतलब प्री रिटन एग्रीमेंट था। अच्छा, इसमें प्री रिटन एग्रीमेंट था इसलिए लिक्विडेटेड है। गवर्नमेंट फाइन डैमेज ऑन नॉन परफॉर्मेंस, पता नहीं क्या लिखा है, बट ये लिक्विडेटेड डैमेज है और ये सप्लाई नहीं होगा, जो मैं पढ़ा चुका। अब ये ऑनरियम, ये वही अभी जो लास्ट में बात किया कि ना तो ये एग्जेम्प्टिव सप्लाई में कवर होता है, ना ही कवर्ड है शेड्यूल 3 की आइटम, तो हम इसे बेसिकली जीएसटी मान के हम इसे सप्लाई मान लेते हैं, हम इसे सप्लाई मान के हम इसे चार्जेबल टू टैक्स कर लेते हैं। उसके बाद कंपोजिट सप्लाई आता है। कंपोजिट सप्लाई के एग्जांपल जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, रेस्टोरेंट सर्विस है। ये नेचुरली बंडल्ड होती है, इसे हमें जोड़ना नहीं पड़ता किसी से ज़बरदस्ती। ये नेचुरली बंडल्ड चीज़ होती है। प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होता है वो प्रिंसिपल सप्लाई का हम लेते हैं, ठीक है। और जैसे सिनेमा और स्नैक्स हो गए, यहाँ पे एक वो लिखा हुआ है कि सिनेमा कॉम्बो और स्नैक्स का कॉम्बो, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, मिक्स्ड होना चाहिए बट उन्होंने इसको बेसिकली कंपोजिट दिखा रखा है, इसके बारे में बात करेंगे, चलो छोड़ो। उसके बाद हम नीचे बढ़ते कि दो कंबाइंस को सप्लाई किया, यानी कॉम्बिनेशन नेचुरली बंडल जो है उनको, जैसे बाय वन गेट वन फ्री है, उस पर हम आईटीसी ले लेते हैं, और जो रेट होता है ना, जो रेट होता है वो हम यही लेते हैं जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है, हम उसे ट्रीट करते हैं सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, हम उसका रेट भी प्रिंसिपल सप्लाई, मतलब जो मेन सप्लाई है, हम जो मेन सप्लाई कर रहे हैं उसका रेट लेते हैं। अब जैसे तुमने फ़ोन लिया, चार्जर पे अलग रेंट अलग वो लगता है जीएसटी रेट, फ़ोन पे अलग जीएसटी रेट लगता है, बट वो नेचुरली बंडल है। अब फ़ोन को तुम चार्जर के बिना चला तो पाओगे नहीं, चलो चला लोगे, वो प्री चार्ज होए तो, बट चार्जिंग कभी तो ख़त्म होगी ना, तो तुम उसे फ़ोन के रेट पे चार्ज करते हो। अब चार्जर का अमाउंट बेसिकली इनवॉइस में फ़ोन के अमाउंट के साथ इंक्लूडेड होता है, तो इसीलिए जो फ़ोन का जो फ़ोन का जीएसटी रेट है उसी का ही हम चार्जर का जीएसटी रेट लेते हैं। अब मिक्स सप्लाई इंडिविजुअली हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसका सबसे सही एग्जांपल यही है कि तुमने वो देखे हैं रक्षाबंधन पे और इस सब लाइक वो से मिलते हैं बुके टाइप से, खाने पीने वाले, वो फ्लावर वाले नहीं, वैलेंटाइन नहीं चल रहा है यहाँ पे, वहाँ मतलब वैलेंटाइन पे भी लोग देते हैं, बट फ्लावर वाले बुके, फ्लावर कह रहा हूँ, चॉकलेट वाले बुके, उसमें एक तुमने चॉकलेट डाल दी, एक तुमने ड्राई फ्रूट डाल दिए, और एक शादी का मान लेते हैं, काजू की कतली डाल दी, वो डाल दी, मिठाइयाँ अलग अलग डाल दी, तो वो इंडिविजुअली आइडेंटिफिकेबल होती हैं। अब एक मोटी चूर के लड्डू हैं, एक काजू की बर्फ़ी है, एक खोया बर्फ़ी, खोया कह रहा हूँ, कोकोनट बर्फ़ी है, तो खाने की यार भूख लग रही है क्या बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हो, पर उन्हें हम डेलिबरेटली, क्योंकि शादी हो रही है उन्होंने कार्ड देना है, तो डेलिबरेटली हमें को जॉइंटली हम उसे बेचते हैं, और हमको, और जो जहाँ से भी खरीदे हैं, जैसे हल्दीराम या छोड़, मैं क्यों उसकी एडवर्टाइजिंग करूँ, किसी भी शॉप से खरीद रहे हो तो तुम, तो वो बेसिकली सिंगल कंसोलिडेटेड प्राइस लेता है उस चीज़ का। और इसमें एक वो है कि फ्री सैंपल, ये यहीं पढ़ लो, जो चीज़ साथ में लिखी है ना उसे बात के लिए वो नहीं आते। जो फ्री सैंपल है वो ना तो सप्लाई, उसे सप्लाई नहीं मानते, ना उस पर जीएसटी आईटीसी होता, ये यहाँ भी पढ़ लो, ये वापस पढ़ेंगे, कोई वो नहीं है, बट यहाँ पढ़ के चलो, बाय वन गेट वन फ्री है तो उस पर हम आईटीसी लेते हैं, और जो दो गुड्स हैं वो हम टैक्सेबल डिपेंड, हम इसे ट्रीट करते हैं कि हमने सप्लाई दो गुड्स की है, चाहे हम बाय वन गेट वन फ्री क्यों ना कर रहे हो। अब समझ लो तुम मार्केट में गए, वही फेस है चॉकलेट, कि तुम चॉकलेट लेने गए, उस ऑफ़र चल रहा था, भाई वही वैलेंटाइन मतलब कुछ तो जो भी ऑफ़र था, उसने बोला एक के ऊपर एक चॉकलेट फ्री मिलेगी, पर 100 रुपये देने पड़ेंगे। अब अलग अलग खरीदते तो भी 50-50 रुपये देने पड़ते हैं, पर वो कहते हैं बाय वन गेट वन फ्री लो, अब एक का प्राइस 100 रुपये कह दिया, तो बात वही है, प्राइस वो एक ही रहता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमने दो की तरह ट्रीट कर लिया उसे। अब जिसको एग्जांपल समझ नहीं आया वो गाड़ दो, ऐसी तैसी, इतना सिंपल था भाई, और मैं समझा सकता। अब यही चॉकलेट तुमने फ्री में बांट दी, वही डोनेशन वाली चीज़ है, फ्री में सैंपल कह दिया, तो ना तो वो सप्लाई होगा ना वो आईटीसी होगा।
और हाँ, इसमें ना तुम सिंगल प्राइस पे बांध रहे हो, ये सिंगल कंसोलिडेटेड प्राइस। जो तुमने वो डब्बा बनवाया ना शादी के लिए, वो सिंगल कंसोलिडेटेड प्राइस दिया तुमने, अलग अलग वो नहीं दिए कि काजू कतली इतनी, मतलब इतने डब्बों में इतनी काजू कतली आई तो उसका ये रेट दिया, ऐसे जितनी खोया बर्फी ली उसका ये रेट दिया, नहीं। तुमने जितने डब्बे बनाए तुम डब्बे का रेट दे रहे हो कि इस डब्बे का ये पूरा सिंगल ये रेट है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होती है, नॉट नेचुरली बंडल है भाई, ऑब्वियसली नेचुरली बंडल तो है नहीं वो कहीं से। अब काजू कतली और से मिक्स नहीं आते, खाने की बात नहीं करते हैं और मिठाई खाने की बात तो बिल्कुल नहीं करते। शुगर इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब अट्रैक्ट जो है ना, इस पर हाईएस्ट रेट वही प्रिंसिपल सप्लाई, जैसा नहीं है कि यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल सप्लाई है हम उसका वो कर रहे हैं, बट यहाँ पे अगर हम सेम एग्जांपल लें जस्ट फॉर वो, यहाँ पे अभी लॉजिक मत लगाना कि चार्जर और फ़ोन का कोई नेट वो नहीं है, पर अगर मान लो चार्जर का रेट होता 20% और फ़ोन का रेट होता 8%। अब अगर प्रिंसिपल सप्लाई होता तो हम फ़ोन का रेट लेते, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई फ़ोन की हो रही है, वहाँ पे हम 8% लेते। बट यहाँ पे हम चार्जर का ले लेंगे 20%, समझे? एक ही बार समझाऊंगा, वापस देख लेना। 20% रेट लेंगे बेसिकली हम। और वही अदर केसेस, ये लिक्विडेटेड डैमेज, ये सारा हो चुका है, ये सब का सब हो चुका है, ठीक। वही पेनल्टी पे, पेनल्टी और फीस ये दोनों अलग अलग हैं। पेनल्टी अलग चीज़ होती है, लेट फीस अलग होती है, लेट पेमेंट फीस, लेट फीस है वो अलग होती है। पेनल्टी तुम्हें तब देनी होती है जब तुम कोई वायलेट करते हो लॉ का, यार तुमने कुछ गलत किया है। लेट पेमेंट होती है जब एग्ज़ाम फॉर्म भरना था सीए का ही, तुमने नहीं भरा, अब तुम लेट फीस से भर रहे हो, ठीक है, तो वो पेनल्टी थोड़ी है। मतलब लेट फीस की पेमेंट कर रहे हो कि तुम लेट भरा, लेट सबमिट कर रहे हो कोई एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसकी लेट फीस ले रहा है वो। पेनल्टी हो गई कि तुमने कोई वायलेशन कर दिया, तुमने वायलेट थोड़ी किया इसमें कुछ, तुम भाई किसी की जेन्युइन प्रॉब्लम थी वो नहीं भर पाया, उसे लेट हो गया, अब तुम लेट फीस ले सकते हो। उसमें कोई ये थोड़ी है उसे तुम ज़बरदस्ती बोलोगे, कोई वायलेशन ऑफ लॉ थोड़ी है, कोई यूनिफॉर्मिटी वो थोड़ी थी कि हर जने पर अप्लाई हो रहा है, और हर जने को मतलब क्या तुमने लॉ ब्रीच कर दिया, समझ जाओ यार, बच्चे थोड़ी हो। मैं भी कहाँ सब कुछ पढ़ाने लग रहा हूँ। उसके बाद एक डेल क्रेड एजेंट आता है, ये बेसिकली प्रिंसिपल सप्लायर को गारंटी कहता है कि मैं पेमेंट दूंगा, अगर उसने नहीं भी दी ना, क्या बोलते हैं एजेंट, वही एजेंट प्रिंसिपल एजेंट वाला केस आ गया इस पर। और अगर ये कहता है कस्टमर से पैसा आए ना आए मैं तेरे को पूरी पेमेंट दूंगा। अब बाद में जो डीसीए होता है ये खुद वो बन जाता है, इसमें कस्टमर से ये खुद पैसा ले सकता है, और मतलब उसकी सारी जिम्मेदारी डीसीए डेल क्रेड एजेंट की होती है, वो कैसे रिकवर करता है अपना पैसा कस्टमर से, ये सारी परेशानी इसकी होती है। हाँ ये देखो ना, रिकवरिंग फ्रॉम द बायर विद इंटरेस्ट लेटर, ये अपने आप रिकवर कर लेता है, पर ये सप्लायर को अपने आप पे करता है। सप्लाई यहाँ पे सप्लायर को खुद पे कर रहा है, प्रिंसिपल को ये खुद पे कर रहा है, और बाद में बायर, बायर मतलब कस्टमर, जो कस्टमर था तुम्हारा, तो अब तुम प्रिंसिपल थे, तुम्हारे बीच में एजेंट था डेल क्रेड एजेंट, और यहाँ पे आया कस्टमर। अब पहली बात, ये सप्लाई तभी होगी जब एजेंट के नाम पे इनवॉइस इशू होएगी, ठीक है। ये हमने शेड्यूल 1 में पढ़ लिया, वापस नहीं बताऊंगा मैं। प्रिंसिपल था, उसने एजेंट को ऑथराइज की, एजेंट ने अपने नाम में सप्लाई इशू करी, इनवॉइस इशू करी, उसने कस्टमर को माल बेचा। अब जो कस्टमर है वो अपने जो एजेंट है वो अपने आप कस्टमर से माल रिकवर करेगा। एजेंट या प्रिंसिपल को पहले ही पूरा पैसा दे देगा, पहले या जब भी बेसिकली जो उनके बीच में डिसाइडेड है, एजेंट प्रिंसिपल को पहले मतलब डिसाइडेड टाइम पीरियड के अंदर अंदर पूरा पैसा दे देगा, और वो कस्टमर से रिकवर करता रहेगा जो क्रेडिट पे माल बेचते हैं, क्रेडिट पीरियड पे जो भी इनकी वो होती है। अब नीचे पढ़ लेते हैं कि इनवॉइस बाय सप्लायर टू बायर नॉट, अच्छा एजेंट ने नहीं की इनवॉइस, एजेंट ने रेज नहीं की, तो ऑब्वियसली पहली बात तो सप्लाई मतलब विदाउट बोला था, विदाउट कंसिडरेशन वाला वो टॉपिक, तो ये सप्लाई वैसे सप्लाई है, प्रिंसिपल टू कस्टमर है, पर एजेंट का इसमें रोल नहीं है, तो एजेंट वाली सप्लाई नहीं मानी जाती। और जो इंटरेस्ट चार्ज कहता है ना एजेंट, ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे ऊपर हम इंटरेस्ट की बात करते हैं, ये इंटरेस्ट भी फिर पार्ट नहीं बनता वैल्यू ऑफ सप्लाई का, ये हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता। बट अगर तो डीसीए एजेंट है और डीसीए बेच रहा है बायर को, मतलब एजेंट बेच रहा है, ऑथराइज कर रखा है एजेंट को, एजेंट बायर को, कस्टमर को बेच रहा है, इन्होंने पता नहीं क्या लिख रखा है, कस्टमर को बेच रहा है डीसीए खुद, और अपने नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है,
और वो अपने आप कह रहा है कि मैं खुद रिकवर कर लूँगा पैसा कस्टमर से इंटरेस्ट के साथ। तो इसमें जो इंटरेस्ट है ना, जो इंटरेस्ट ये चार्ज कर रहा है, ये इंक्लूडेड होता है, ये इंक्लूड होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। और अगर ये नहीं होता, मतलब DCA, ये इस केस में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, उसके बाद ये कंपोजिट सप्लाई है। हाँ, ये कॉम्बो वाला जो हमने शुरू में पढ़ा ना कि हाईएस्ट रेट होएगा, इसमें हाईएस्ट रेट होएगा, ये मिक्स नहीं है, ये कंपोजिट सप्लाई है। क्योंकि टिकट और स्नैक्स ये हम मान लेते हैं कि सिनेमा है, अब सिनेमा हॉल है, सिचुएशन पे भी कुछ कुछ चीज़ें डिपेंड करती है ना, तुम क्या क्या चीज़ बेच रहे हो। सिनेमा हॉल है, वहाँ पे हम इसे फ़ोन और चार्जर की तरह मान लेंगे कि अब तुम मूवी देखने जा रहे हो, तो वहाँ पे जब तुम पॉपकॉर्न लेते हो तो बेसिकली उसमें टिकट, जो मूवी की टिकट है वो तुम्हारी प्रिंसिपल सप्लाई हो जाती है। और जो तुम्हारे स्नैक्स होते हैं, अब खाने पीने मतलब अच्छा लगता है ना तुम्हें, पिक्चर देखते देखते कोई खाने को चीज़ मिल जाए, तुम नेटफ्लिक्स भी देख रहे हो, साथ में स्नैक्स होते हैं, मेरी मतलब मेरी या कोई वीडियो भी देख रहे हो, भूख लगती रहती है मेरे को वैसे ही इतनी लग रही है, जलेबी भी खिला दो यार कोई वैसे। हाँ तो छोड़, जलेबी वलेबी छोड़ो। 9% रेट टिकट का है, स्नैक्स का है 2.5%। तो स्नैक्स ओनली, टिकट्स ओनली, यहाँ पे तो सीधा सीधे रेट लग गए। ठीक है, यहाँ पे सीधे सीधे रेट लगा दिए, कोई वही नहीं है। अब ये मिक्स सप्लाई तो नहीं है, पर ये कंपोजिट सप्लाई ज़रूर है। अब कंपोजिट सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था कि टिकट का जो प्रिंसिपल सप्लाई है, ये हाईएस्ट रेट क्यों लिख रखा है मैंने, हाईएस्ट रेट, अच्छा हाँ, मतलब तुम वैसे करो शायद तब भी सही होए, इसे तुम मिक्स सप्लाई करके भी करो तब भी हाईएस्ट रेट तो यही हुआ। पर वही है, अगर ये उल्टा होता, अगर स्नैक्स का रेट हाइयर होता, वही चार्जर वाला जो चीज़ मैंने बताई कि चार्जर का रेट 20% है, फ़ोन का रेट 8% है। अब उस केस में अगर तो कंपोजिट सप्लाई है तो 8% रेट पे डीलिंग होएगी। बट अगर मिक्स सप्लाई है, अगर सेम एग्जांपल को मिक्स सप्लाई मान लेते हैं, तो वो फिर 20% पे डीलिंग होती है। अब जितनों को समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा अब ये बेसिकली उल्टा पन्ना आ गया थोड़ा, बट ये उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो कर लेना। हाँ, इसका वह है कंपोजिट सप्लाईज ने मेंशन कर रखा है, क्योंकि एग्जीबिशन इंटरनेशनल प्लेस ऑफ सप्लाई, बस इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बस ये बोल दिया कि खाना खाना होता है, सेम खाना होता है। ये पन्ने छोड़, वैसे ही क्वेश्चन पेपर गया, पास क्वेश्चन पेपर उठा के कर लेना भाई, मैं तो ऐसे ही कर, मेरी प्रैक्टिस के लिए थे।